नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त दार्जिलिंग में हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी इन नज़ारों के माध्यम से मैं बता चुका हूँ। और जब मैं अभी दार्जिलिंग में हूँ तो आपको दार्जिलिंग के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान, अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने जानी थी दार्जिलिंग के बारे में। देश में मुग़लों के जाने के बाद अंग्रेज़ आए थे और मुग़लों को गर्म जगहें पसंद थी। मुग़लों ने जिन शहरों का, जिन कस्बों का विकास किया वह गर्म जगहें थी। आगरा, फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, इस टाइप की जगहें, लाहौर, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, उनको मुग़लों ने विकसित किया। क्योंकि मुग़ल जिस क्षेत्र से आए थे वह गर्मी का क्षेत्र था। उनको ठंडी रास नहीं आती थी, उनको गर्मी अच्छी लगती थी। तो उन्होंने देश के उन हिस्सों का विकास किया जो बहुत गर्म थे। मुग़लों के जाने के बाद अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ ठंडी जगहों से आए तो अंग्रेज़ों ने उन क्षेत्रों का विकास किया जो ठंडी थी। उन्होंने देश में ऐसे हिल स्टेशंस को डेवलप किया जो ठंडी थी। नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, इस तरह के हिल स्टेशन अंग्रेज़ों ने डेवलप किए। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है और अंग्रेज़ों ने दार्जिलिंग के विकास पर किस कदर ध्यान दिया था, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि सन 1881 में दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन यहाँ बना दिया गया। जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक के लिए टॉय ट्रेन चला दी गई। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन घूम दार्जिलिंग से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो कुल मिलाकर अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र के डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान दिया था। उन्होंने इसको एक बेहतरीन हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने का काम किया। फिर देश आज़ाद हुआ, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया, देश में राज्यों का गठन किया गया। राज्यों के गठन होने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जिसका गठन उसकी भाषा के आधार पर हुआ, क्योंकि वहाँ तमिल न बोल करके तेलुगु बोली जाती थी। धीरे धीरे बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में बांटा गया, भाषा के आधार पर बांट दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। हरियाणा और पंजाब का बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ। तो भाषा के आधार पर कई अलग अलग राज्यों का गठन देश में किया गया। दार्जिलिंग को अलग राज्य का दर्जा बंगाल से नहीं दिया गया, जबकि दार्जिलिंग में जो भाषा बोली जाती है वह नेपाली बोली जाती है। यहाँ के लोग गोरखा प्रजाति के हैं जो नेपाल से अधिक उनकी साम्यता बैठती है। यहाँ के लोगों की भी डिमांड थी कि हमें बंगाल से अलग किया जाए। हम बांग्ला नहीं बोलते हैं, हमारी भाषा नेपाली है। हम नृजातीय दृष्टि से, हम सांस्कृतिक दृष्टि से बंगाल के लोगों से अलग हैं, इसलिए हमें अलग, हमारा एक अलग राज्य हो। हालांकि उस पर सहमति नहीं बनी। यहाँ गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, जीटीए का को एक स्वायत्ता दी गई कि दार्जिलिंग क्षेत्र के विकास को, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, इस तरह के जो यहाँ के पहाड़ी हिली स्टेशंस हैं उनके डेवलपमेंट का जिम्मा उनके ऊपर दिया गया, उनको स्वायत्ता दी गई। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसे आरोप लगते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार से उनको प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं मिलता है। और दार्जिलिंग, जब देश के दूसरे किसी भी हिल स्टेशन पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट का एक अलग स्तर दिखता है। दार्जिलिंग अभी भी अपने उसी पुराने स्तर पर है। अगर आप यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले आए होंगे तो दार्जिलिंग आज भी लगभग वैसी ही स्थिति में आप पाएंगे। यहाँ थोड़ी सी गंदगी आपको ज़्यादा मिलेगी, उस तरह का प्रॉपर मैनेजमेंट आपको नहीं मिलेगा। सड़कों पे ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है दार्जिलिंग में, जिसमें सुधार के लिए यहाँ पर लगता नहीं कि कुछ किया गया है। तो इन सब चीज़ों से इतना बेहतरीन हिल स्टेशन, इतना शानदार हिल स्टेशन, इतनी गजब की कूलिंग है यहाँ पर, लेकिन इन सब उपेक्षाओं की वजह से यहाँ का डेवलपमेंट मुझे लगता है कि प्रभावित है। और बगल में सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मैं वहाँ भी जाऊँगा 2 दिन के बाद। आप गंगटोक के बारे में आप बहुत बेहतरीन चीज़ें सुनेंगे, लेकिन वो चीज़ें आप दार्जिलिंग के बारे में नहीं सुन पाएंगे। थोड़ी सी राजनीति यहाँ ज़्यादा प्रभावी है।